महीनों से चल रही जंग में रूस ने अब एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर ढा रहा है। रूस ने अपने खतरनाक हथियार UR-77 मैचुरित से मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फिर हमला किया। अब तक यूक्रेन ही रूस के इस बेहद मारक हथियार का इस्तेमाल अपने रिहायशी इलाकों पर करने का आरोप लगाता रहा, लेकिन अब तो खुद रूस की मीडिया ने उसके हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें बारूदी सुरंगों को तबाह करने वाला रूस का यह हथियार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले की तैयारी करता नजर आया। पहले यह गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां से धूल और धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठता नजर आया। रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल प्लांट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बनाया, जहां यूक्रेन के कुछ सैनिकों के छिपे होने की आशंका थी। उधर यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्राद शहर में फिर बड़ा हमला हो गया। इस बार वहां रूस के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। पिछले करीब एक महीने में यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के इस शहर में यह तीसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद रूस का हथियार डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई और तभी अचानक वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद तो रूस का वो हथियार डिपो किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखाई दिया। कई घंटों तक वो इसी तरह आग की लपटों के बीच घिरा रहा और वहां से रह रहकर धमाकों की आवाजें आती रहीं, जिसने वहां से कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी दहला कर रख दिया। रूस के मुताबिक उनके हथियार डिपो पर यह हमला सुबह करीब 3:30 बजे किया गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में एक तरफ से तेजी से आता एक आग का गोला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे जमीन से आसमान की तरफ उठता गया। कुछ सेकंड के बाद ही वो गोला एक इमारत से टकराया और वहां एक धमाका होता नजर आया। बताया गया कि इसी हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने दावा किया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अब रूस की सीमा में घुसकर वार करना शुरू कर दिया। बेलग्राद प्रशासन के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से लगने वाले 2 और इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। बताया गया कि उन इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले की तैयारी में थे, तभी उन्हें मार गिराया गया। मतलब अगर इन दावों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार बार हमले हो रहे हैं। एक महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये 5वीं घटना है। अभी 2 दिन पहले ही रूस के ब्रियांस्क शहर में एक तेल डिपो को तबाह कर दिया गया था, जबकि इसी महीने की शुरुआत में बेलग्राद में एक तेल डिपो और एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था। और ये धमकी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को हथियारों की मदद जारी रही तो वो इन देशों में नेटो के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर देगा। यानी यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एक नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। उसने सीधे सीधे दुनिया के 2 बड़े देशों को चुनौती दे दी कि यूक्रेन की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही रूस ने दूसरे नेटो देशों को भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो उनके सैन्य ठिकाने भी सलामत नहीं रहेंगे। और रूस ने इसके पीछे जो दलील दी वो हैरान कर देने वाली थी। रूस के मुताबिक नेटो की मदद से यूक्रेन में मौतें और खून खराबा बढ़ रहा है। यानी रूस की माने तो यूक्रेन हथियार मिलने के बाद जिस तरह से उसका मुकाबला कर रहा है वो वहां लोगों की मौत की वजह बन रही है। और रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का यह बयान तब सामने आया जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की सीमा के पास रूसी शहरों पर हो रहे हमलों को सही ठहरा दिया, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले रूस के एक शहर ब्रियांस्क पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक अगर रूस पर हुए इन हमलों के पीछे यूक्रेन है तो वो उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के शहरों पर हमले के लिए यूक्रेन अगर दूसरे देशों से मदद के तौर पर मिल रहे हथियारों का इस्तेमाल भी करता है तो वो पूरी तरह जायज है। बस उनके इसी बयान ने रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता को भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने नेटो देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले की चेतावनी दे दी। हालांकि बाद में रूस ने उनके बयान से किनारा करते हुए उसे एक उकसाने वाला बयान बता दिया। उधर यूरोप के 2 बड़े देशों पर रूस के बड़े एक्शन के बाद कूटनीति के सारे समीकरण बदल सकते हैं। नेचुरल गैस तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड की काटी गई है, लेकिन चेतावनी पूरे यूरोप को दे दी गई।
अचानक रूस की गैस कंपनी ने इन दोनों देशों को होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद इन दोनों देशों के लिए नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो सकता है। नेचुरल गैस की पेमेंट की शर्तों पर यूरोप के कई देशों के साथ रूस लगातार बातचीत कर रहा था, लेकिन बल्गारिया और पोलैंड झुकने को तैयार नहीं थे। रूस का कहना था कि पेमेंट उसकी करेंसी रूबल में होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों देश पेमेंट डॉलर में कर रहे थे। आखिरकार रूस ने गैस की सप्लाई रोक दी। रूस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि या तो उसकी शर्तों के आधार पर चलना होगा या फिर सफर रोकना होगा। साफ कर दिया कि रूस सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता भी है। रूस ने गैस की सप्लाई काट कर यूरोप को एक बेहद सख्त संदेश दिया है। जबकि यूरोप के कई देशों में अब भी रूस से गैस पहुंच रही है। पोलैंड और बल्गारिया में पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस पहुंच रही थी, जिसे रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था। पोलैंड तक पहुंचाई गैस पहुंचाई जाती थी यमल यूरोप गैस पाइपलाइन से। यह पाइपलाइन रूस से बेलारूस होते हुए पोलैंड तक पहुंचती है। ये एक बहुत लंबी पाइपलाइन है जो रूस में यमल नाम की जगह से शुरू होती है, जहां बहुत बड़े ऑयल फील्ड हैं जहां से गैस निकाली जाती है। इसी पाइपलाइन से पहले गैस पोलैंड से जर्मनी तक भी पहुंचाई जाती थी, लेकिन बाद में नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट से जर्मनी तक गैस पहुंचाई जाने लगी थी। दूसरी तरफ बल्गारिया है, जिसकी सीमा काला सागर से लगती है। जिस पाइपलाइन से पोलैंड तक गैस पहुंचाई जाती थी उसका बल्गारिया से कोई लेना देना नहीं है। बल्गारिया तक गैस पहुंचाई जा रही थी तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से। यह पाइपलाइन काला सागर के बीच में बिछी है। रूस से होती हुई सीधा यह पाइपलाइन बल्गारिया पहुंचती थी। लेकिन पूरे यूरोप को एक सख्त संदेश तो पहुंच ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अब तक रूस की शर्तों को गंभीरता से न लेने वाले देश नई शर्तों के सामने झुक जाएं, जिसका सीधा मतलब यह है कि पुतिन की यह चाल मोल भाव का एक नया रास्ता खोल सकती है। अब तक रूस की तरफ से कई बार कहा जा चुका था कि गैस की पेमेंट रूबल में ही करनी होगी, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया था। इस बार की कार्रवाई के जरिए रूस ने यूरोप को एक सख्त संदेश दे दिया। बल्गारिया और पोलैंड में इस कदम के बाद गैस की किल्लत खड़ी हो सकती है। हालांकि पोलैंड का दावा यह है कि उसके पास नेचुरल गैस का स्टॉक 70% से ज्यादा है। मतलब यह कि सप्लाई बंद होते ही किल्लत नहीं होगी। हालांकि ये स्टॉक अब तेजी से खत्म होने लगेगा। बल्गारिया और पोलैंड का दावा यह है कि वो गैस के दूसरे विकल्पों की तलाश बहुत जल्द कर लेंगे, लेकिन ये काम भी आसान नहीं है। असल में नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाले सभी देश जितनी भी गैस निकालते हैं, उनके पास आमतौर पर उतनी गैस के ग्राहक भी हैं। इसलिए अचानक बहुत बड़ी सप्लाई का ऑर्डर लेना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। और यूरोप की यही परेशानी पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने नेचुरल गैस को एक बड़ा हथियार बनाया था। और रूस ने अप्रैल की शुरुआत होने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि गैस की पेमेंट रूबल में ही ली जाएगी। साफ कहा था कि रूबल नहीं तो गैस नहीं। रूस का यह फैसला आर्थिक प्रतिबंधों के बाद आया था, क्योंकि रूस के बैंकों पर हुई कार्रवाई के बाद डॉलर में मिलने वाली रकम उसके लिए मुसीबत बन रही थी। जबकि कई देश ऐसे थे जो अब भी डॉलर और यूरो में पेमेंट करने की जिद पर अड़े थे। ऐसे देशों में पोलैंड और बल्गारिया का नाम शामिल है। रूस ने इन सभी देशों को एक विकल्प और भी दिया था। विकल्प यह था कि वो रूस के बैंकों में अपना खाता खुलवाएं और वहां से अपने डॉलर या यूरो को रूस की करेंसी रूबल में बदलवा लें। उसने ये लिस्ट बना ली थी 7 मार्च को, जबकि इन देशों को रूबल में पेमेंट से जुड़ा आदेश दिया गया मार्च के आखिरी हफ्ते में। इससे साफ है कि आर्थिक प्रतिबंधों के ऐलान के साथ ही रूस ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की इस तैयारी की यूरोप को कोई खबर नहीं थी। हकीकत तो यह है कि यूरोप के लिए रूस का फैसला चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि गैस के बदले रूबल पर छिड़े विवाद के बाद से ही रूस की गैस का विकल्प खोजा जा रहा था। जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देश भी ऐलान कर चुके थे कि यह साल खत्म होने से पहले रूस पर निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेचुरल गैस पर पूरा यूरोप बुरी तरह निर्भर है। गैस के बिना यूरोप का एक दिन भी कटना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां तापमान माइनस में ही रहता है। इसलिए लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए वहां हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये हीटर नेचुरल गैस से चलते हैं। जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें तो घरों के हीटर बंद ही नहीं होते, जिसका मतलब ये कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं जिनमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे उद्योग तो पूरी तरह से गैस पर निर्भर है। वहीं बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे भारत में पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं, वहां गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक यूरोप में जितनी भी नेचुरल गैस पहुंचती है उसमें 40% गैस रूस से आती है। इस 40% गैस के रूस से होने वाले इंपोर्ट में यूक्रेन की जंग के बाद भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि खबर है कि कुछ देशों ने अपना गैस का स्टॉक भरने के लिए रूस से ज्यादा गैस खरीदनी शुरू कर दी।
मतलब यह कि इंपोर्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। और यही है इस मसले पर यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा उठाते हुए पुतिन ने बड़ा प्लान बनाया। पुतिन ने बल्गारिया और पोलैंड को होने वाली गैस की सप्लाई रोककर यह बता दिया कि रूस को गैस बेचने के लिए यूरोप की जरूरत नहीं है, बल्कि गैस खरीदने के लिए यूरोप को रूस की जरूरत है। रूस के कदम से यह भी साफ है कि रूस ने अपनी गैस के नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। इस बीच यूक्रेन की जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बार यूक्रेन से लौटे एक पत्रकार का लेख इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। इस पत्रकार ने दावा किया कि अमेरिका की जंग में शामिल हुए बिना ही यह जंग खत्म होनी मुश्किल है, जबकि दुनिया पहले से जानती है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतर गया तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। दुनिया की दो महाशक्तियां टकराएंगी तो पूरी दुनिया दो खेमों में बट जाएगी। हमीद रेजा ज़रीफिनिया नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का लेख सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने यूक्रेन की जंग पर लिखा कि अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है कि जब तक बड़े पैमाने पर जंग नहीं छिड़ेगी तब तक ये जंग खत्म ही नहीं होगी। उन्होंने खास तौर पर मारियोपोल और बुचा में बहुत बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप रूस पर लगाया। उनके मुताबिक आम लोगों की हत्याएं तभी बंद होंगी जब पश्चिमी देश जंग में शामिल होंगे। और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। उनके मुताबिक यूक्रेन के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब अमेरिका इस जंग में शामिल हो। और यही बात इससे पहले खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कर चुके हैं। वो कई बार नेटो और अमेरिका से इस जंग में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। दूसरी तरफ विश्व युद्ध से खुद रूस ने भी एक दिन पहले ही दुनिया को आगाह किया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को आगाह किया था। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हुए हैं और तबाही कई गुना बढ़ गई है।